Hello friends, welcome to my channel. Today's topic is special provisions for computing profits and gains of business on presumptive basis यानी सेक्शन 44 AD। आज की इस वीडियो में सेक्शन 44 AD को डीपली समझेंगे कि ये क्या होता है और इसके प्रिजम्पटिव बेसिस से इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है और इनके सारे स्पेशल प्रोविजंस आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। सेक्शन 44 AD के लिए एलिजिबल कौन कौन से बिजनेस होते हैं? द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ये किसके लिए लाई गई है? स्मॉल बिजनेसेस के लिए। गवर्नमेंट का मेन फोकस किस पे है? स्मॉल बिजनेसेस पे, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस के पास ना ही इतना फंड होता है, ना उनके पास इतना टाइम होता है कि वो मैनेज कर सके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सके, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ को या लॉज को या रेगुलेशंस को कंप्लाई कर सके। तो इसीलिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये एक ईजीनेस लाई थी गवर्नमेंट, ताकि स्मॉल बिजनेसेस प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट कर सके। उनको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो सिर्फ अपना टर्नओवर दिखा के कुछ परसेंट, मैं आगे बताऊंगा कौन सा परसेंट है, कुछ परसेंट उसका इनकम मान लिया जाता है, उसी को कहा जाता है प्रिजम्पटिव बेसिस। तो द प्रिजम्पटिव बेसिस स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD कवर्स ऑल स्मॉल बिजनेसेस जिनका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट है अप टू 200 lakhs यानी अप टू 2 करोड़। अब इसमें सेक्शन 44 AD में सारे स्मॉल बिजनेसेस आएंगे एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, क्योंकि ये सारे बिजनेस सेक्शन 44 AE में कवर हो चुके हैं। तो अभी की हम बात करेंगे सेक्शन 44 AD की, और आगे वाली वीडियो में मैं ये वाला सेक्शन भी कवर करूँगा, सेक्शन 44 AE। तो अभी एलिजिबल बिजनेस कौन कौन से? ऑल स्मॉल बिजनेसेस हुज टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट इज अप टू 200 lakhs यानी 2 करोड़, एक्सेप्ट बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग। नेक्स्ट, प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? लुक, द प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स वुड बी 8% ऑफ टोटल टर्नओवर, यानी किसी भी स्मॉल बिजनेस का अगर टर्नओवर 10 लाख है तो उसका 8% ऑफ टोटल टर्नओवर यानी 80,000 वो मान लिया जाएगा उसका प्रॉफिट। एंड अगर वो स्मॉल बिजनेस सारा ट्रांजैक्शन अकाउंट पे ही चेक से कर रहा है, या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से कर रहा है, थ्रू बैंक अकाउंट कर रहा है, या किसी भी प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहा है, बेसिकली ये सब क्या है? डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो अगर कोई भी स्मॉल बिजनेस डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको एक और फ़ायदा कराती है। कैसे? नॉर्मल 8% ऑफ टोटल टर्नओवर आपका प्रॉफिट माना जाएगा, बट इफ़ यू आर डूइंग ओनली डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी आपका सारा पैसा वाइट में जा रहा है, वाइट मीन्स आप सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देन द प्रिजम्पटिव टैक्स रेट इज़ 6% ऑफ टोटल इनकम, यानी आपको 2% का फ़ायदा हो जाएगा इसमें। सो प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? टर्नओवर इनटू, अगर आपका सारा ट्रांजैक्शन डिजिटली है तो 6%, और अगर आपका ट्रांजैक्शन डिजिटल नहीं है देन 8%। तो अगर आपका 10 लाख टर्नओवर है और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रिजम्पटिव रेट पे कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा? 10 लाख का 80,000, और अगर डिजिटल मोड से आप सारे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं देन 10 लाख का 6% यानी 60,000। अब अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो करेंगे तो नो फर्दर डिडक्शन वुड बी अलाउड, क्योंकि आपका प्रॉफिट डायरेक्टली मान लिया जाएगा वो 80,000, देन नो फर्दर डिडक्शन शुड बी अलाउड, क्योंकि प्रॉफिट तो आपका पहले ही मान लिया गया, तो ये डीम माना जाएगा कि सारे डिडक्शन अलाउ कर दिए गए हैं इन फुल, एंड नो फर्दर डिडक्शन शैल बी अलाउड। अब इसका मेन फ़ायदा क्या है वो देखते हैं। रिलीफ फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट, जैसे कि मैंने कहा स्मॉल बिजनेसेस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो
इतनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, क्योंकि उनका बहुत छोटा सा बिजनेस होता है और उसमें इतनी सारी बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत बड़ा काम है, और सारे गवर्नमेंट के लॉज को कंप्लाई करना, ऑडिट कराना, ये सब उनके बस की बात नहीं होती। इसीलिए द इंटेंशन ऑफ वाइडनिंग द स्कोप ऑफ दिस स्कीम इज टू रिड्यूस द कंप्लायंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन स्मॉल बिजनेस, जैसे कि मैंने कहा, एंड रिलीव देम फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग BOA यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो such SSCs opting from preceptive scheme are not required to maintain books of accounts under section 44AA। section 44AA क्या है? requirement of maintaining books of accounts, और उनको ऑडिट कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती सेक्शन 44AB में। सो ये इसका मेन बड़ा कारण है इस सेक्शन को लाने का, कि स्मॉल बिजनेसेस अब डायरेक्ट प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली उसका टर्नओवर का कुछ % इनकम मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स दे देंगे। अब अगर वो अप टू उस SSC के ऊपर है, अगर उसको वो इनकम बहुत ज़्यादा लग रही है तो करा ले भाई ऑडिट, ITR 3 भर ले, कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को। और अगर वो ज़्यादा इनकम बताना चाहता है तो और भी अच्छा है, ज़्यादा इनकम बता, उस पर % कैलकुलेट कर देंगे। अगर उसको लग रहा है टर्नओवर ज़्यादा है, बता दे। If you are opting from presumptive scheme, you must file presumptive scheme for at least 5 years in continuation। ऐसा नहीं है कि आपने 1 ईयर में presumptive scheme को ऑप्ट किया और अगले साल आपका प्रॉफिट कम रहा तो आपने ऑडिट करा ली, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने presumptive scheme को ऑप्ट किया है तो आपको एटलीस्ट 5 ईयर तक कंटिन्यूसली presumptive scheme को फॉलो करना पड़ेगा। And if you decide to show and file profits as per regular business before the end of these 5 years, 5 साल होने से पहले ही आपने अगर ITR 3 भरना चाहा, यानी अपना प्रॉफिट निकालना चाहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके, देन आप प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे अगले सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स तक। तो आप समझ रहे हैं गवर्नमेंट ने क्या मस्त चाल चली है, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स क्या करते थे, अगर ये रूल नहीं होता तो क्या होता, अगर मेरा प्रॉफिट आज कम है तो मैं ऑडिट कराऊंगा, और अगर मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो मैं प्रिजम्पटिव स्कीम ले लूँगा, उसमें सीधा टर्नओवर दिखाएंगे और मेरी कोई इनकम होगी वो आएगी नहीं, ऑडिट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं, तो ये मेरा फ़ायदा हो जाएगा। बट इससे क्या हुआ है, आपको लॉक इन पीरियड एक तरह से मिल गया है, क्योंकि अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट किया है तो एटलीस्ट 5 ईयर्स तक कंटिन्यूसली उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने 5 साल के पहले ही शिफ्ट कर दिया ITR 3 में, यानी डिसाइड टू शो एंड फाइल प्रॉफिट्स एज पर रेगुलर बिजनेस, देन यू शुड बी डिसअलाउड फ्रॉम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स। आपको 5 साल तक इस स्कीम का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको एज पर रेगुलर बिजनेस ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। आप ITR 4 फाइल कर नहीं पाएंगे 5 साल तक। अब हम एग्जांपल लेते हैं मिस्टर A का, जो कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है और एक एलिजिबल SSC है, और उसकी ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से कम रही है इन 3 सालों में। सो ग्रॉस रिसिप्ट कितनी है उसकी, 180 lakhs, 190 lakhs, 200 lakhs। सो इनकम ऑफर्ड फॉर टैक्सेशन, इनकम ऑफर्ड की गई है टैक्स कंप्यूट करने के लिए 14,40,000, 15,20,000, 10 लाख। तो ये कितना % है ग्रॉस रिसिप्ट का, 8%। ये कितना है, ये भी 8%। ये कितना है, 5%। 5%, जबकि 8% होना चाहिए था कम से कम, अगर आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाना है। सो इसमें प्रिजम्पटिव स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी आराम से, क्योंकि 8% वो दिखा रहा है और 8% ही चाहिए, इसमें भी हो जाएगी। बट इसमें लफड़ा आ जाएगा, यहाँ उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि वो प्रिजम्पटिव स्कीम में आने के लिए उसको 8% ऑफ ग्रॉस रिसीप्ट शो करना था, बस वो 5% ही कर रहा है। सो अगर वो 5% ही शो कर रहा है तो उसको ऑडिट कराना ज़रूरी है। तो उसने क्या किया, 1 साल में स्कीम को ऑप्ट किया, दूसरी साल में भी किया, बट तीसरे साल उसने अकाउंट्स को ऑडिट करा दी और प्रिजम्पटिव स्कीम से एग्जिट ले ली। तो अब क्या होगा, इन द अबव केस मिस्टर A जो एलिजिबल SSC है ऑप्ट कर रहा है
2 साल के लिए सिर्फ, और ऑफर कर रहा है अपनी इनकम जो मैंने बताई ऑन ग्रॉस रिसिप्ट रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ तक 2 साल तक तो एकदम परफेक्ट चल रहा था, 2 साल तक आराम से वो प्रिजम्पटिव स्कीम को चला रहा था। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, असेसमेंट ईयर 22-23 में। यहाँ उसने ऑफर की ओनली 10 lakhs ऑन टोटल टर्नओवर ऑफ 2 करोड़। तो उसने सिर्फ 5% ऑफ इस ग्रॉस रिसिप्ट बताई, जो कि प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं है। प्रिजम्पटिव स्कीम में मिनिमम 8% चाहिए। अगर आपका डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं सारे तो 6% से भी काम चल जाएगा, बट यहाँ वो 5% बता रहा है। तो उसने जाहिर सी बात है मेंटेन की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, और उसको ऑडिट भी करानी पड़ेगी सेक्शन 44AB में। सिंस ही हैज़ नॉट ऑफर्ड इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 44AD, वो 44AD को नहीं मान रहा। और वहाँ क्या लिखा हुआ है 44AD में कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स असेसमेंट ईयर्स तक यूज़ करनी पड़ेगी इस स्कीम को। सो आफ्टर असेसमेंट ईयर 2021 he will not eligible to claim benefit of 44AD for next 5 assessment years succeeding assessment year 22-23, that is 23-24 से 27-28 तक उसको सेक्शन 44AD की स्कीम में मिलेगा ही नहीं ऑफर कुछ, क्योंकि उसने ये रूल तोड़ दिया। उसको 5 साल तक कम से कम ऑप्ट करनी थी प्रिजम्पटिव स्कीम, बट उसने 2 साल की, तीसरे साल उसने ड्रॉप कर दिया आइडिया। उसने सोचा कि नहीं, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करूंगा और ऑडिट कराऊंगा। सो अगर उसने ऐसा किया तो अब अगले 5 साल सब्सीक्वेंट 5 ईयर्स तक वो एलिजिबल नहीं होगा सेक्शन 44AD में। तो डेट इज़ द रूल ऑफ सेक्शन 44AD।